हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल इतिहास गुरुकुल विद अविनाश सर। आज बच्चों हम नए अध्याय को लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है वैदिक एज, जिसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पिछला जो क्लास रहा वो हड़प्पा की सभ्यता पर रहा। पिछले जो मैंने दो लेक्चर लिया आपका, वो था हड़प्पा की सभ्यता के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि 4000 साल पहले कौन कौन सी ऐसी चीजें रही उपलब्ध थी जो आज के समय में वो चीज देखने को मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि उस समय भी पशुपतिनाथ का जो चिन्ह मिला हुआ था, उस पशुपतिनाथ का चिन्ह का आज नहीं 4000 साल पहले, लेकिन उनके कुछ बारे में अभी तक स्टडी नहीं किया गया। क्या कारण है, यह आज भी हम लोग के लिए सोचनीय और विचारणीय है। तो दो लेक्चर मैंने पूरा उस टॉपिक को कवर किया, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। अब बात आता है क्वेश्चन के बारे में। आपको बता दें कि कुछ एक दो टॉपिक हो जाने के बाद मैं उसके लिए, जैसे कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन टॉपिकों में से, उस टॉपिक का मैं एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊंगा, सॉल्व किया जाएगा। बस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, आपके पर्सनल कंप्यूटर पे उपलब्ध हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं वैदिक एज यानी कि वैदिक काल के बारे में। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आपको बता दें कि ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक काल। ये प्राचीन भारत का इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वैदिक एज, जिसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये लेक्चर सीरीज आपको ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज की पूरी जानकारी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू वैदिक एज। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक काल का समय निर्धारण। सबसे पहला हम बात करेंगे वैदिक काल के समय निर्धारण को लेके। आपको बता दें कि सबसे पहले समझते हैं वैदिक काल का समय निर्धारण। इतिहासकार ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक एज, जो 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक रहा, और दूसरा है लेटर वैदिक एज, जिसे 1000 बीसीई से 6000 बीसीई तक रहा। बीसीई का मतलब ईसा पूर्व। दो चरणों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला तो ऋग्वैदिक एज, दूसरा लेटर वैदिक एज। जो ऋग्वैदिक एज है वो रहा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का, और दूसरा जो लेटर वैदिक एज था वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा। यानी कि अगर हम कुल समय का लगभग अगर मापदंड निकालें तो बता दें कि वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पूरा वैदिक काल रहा, जिन्हें हम दो चरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। दिस इज वॉज द टाइम जब एरायंस ग्रेजुअली इंडिया में सेटल हो रहे थे। अब आपको बता दें कि वैदिक काल का स्रोत क्या था, सोर्स क्या था। सोर्स पर चर्चा करते हैं आपसे कि अब हम लोगों के दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम वैदिक काल की जानकारियां मिली कैसे, कैसे हम जाने कि ये वैदिक काल रहा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जो सोचने वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास भगवान ने मस्तिष्क दिया हुआ होता है, मस्तिष्क सबके पास होता है, लेकिन कई लोगों में भूसा भरा हुआ होता है, लेकिन जो सोचनीय और विचारणीय जो व्यक्ति होते हैं, उनके दिमाग में यह सवाल आया कि हमें वैदिक काल की जानकारी कैसे मिली। इसके लिए हमारे पास दो तरह के स्रोत मिले या दो तरह के सोर्स मिले। पहला लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल। क्या मिला? लिटरेरी मिला और आर्कियोलॉजिकल मिला। ये दो ऐसे सोर्स मिले जिससे हमें पता चला कि ये वैदिक काल रहा। लिटरेरी सोर्स क्या है? लिटरेरी सोर्स क्या है आपको बता दें बच्चों कि ऋग्वैदिक सबसे पुराना और सबसे ऑथेंटिक
सोर्स है जिसे 1028 सूक्त मिले हैं। इसके अलावा बाकी वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और साथ ही ब्रह्मणास, आर्यकास एंड उपनिषद हमें रिलीजियस और फिलोसफिकल लाइफ की जानकारियां देते हैं। ब्रह्मास और आर्यकास, ये उपनिषद, ये सब रिलीजियस है और ये फिलोसफिकल लाइफ की जानकारियां देते हैं। और दूसरा आता, ये तो रहा आपका लिटरेरी सोर्स, और दूसरा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल स्रोत क्या बताता है? जैसे पेंटेड ग्रे, वॉर पोएट्री, सेटलमेंट्स, आयरन टूल्स। सो वैदिक एज की स्टडी हमें मेनली इन सोर्स के बेसिस पर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं क्या नाम है, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि जो ब्राह्मण, ऋग्वेद बताया मैंने कि उसमें पुराना वेद 1028 सूक्त के होते हैं। अन्य वेद जो शाम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद होते हैं, उसमें ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, पुराण, ये साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही साक्ष्य मिले थे उस टाइम पे। अब आपको बता दें कि जब वैदिक काल रहा तो वैदिक काल में आर्यों के आगमन था, और उसको विस्तार से समझते हैं। आर्यों के आगमन कैसे हुआ उस समय पे, यानी कि आर्यों के आगमन और विस्तार पे चर्चा करते हैं आपसे। आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्यंस का अराइवल और एक्सपेंशन के बारे में। कुछ हिस्टोरियंस यानी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए। आर्य जो थे, आर्यों का आगमन की बात हो रही है, तो जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से आए। कुछ का मानना है कि वो ईरान से आए। ऋग्वेदिक में उनका मेन रीजन सप्ता सिंधु से बताया गया है, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। सप्ता सिंधु का तात्पर्य बच्चों, सप्ता सिंधु समझ रहे हैं ना, सप्ताह कह सकते हैं, सप्त सिंधु, ये क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ये ऋग्वेद में उनका मेन रीजन सप्ता सिंधु बताया गया। सप्ता सिंधु का मतलब है बच्चों कि 7 नदियों का क्षेत्र, इंडस और उसकी सहायक नदियां। ऋग्वेदिक पीरियड में आर्या का विस्तार पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था। और बता दें बच्चों कि लेटर वैदिक पीरियड तक वो धीरे धीरे गंगा, यमुना, डोबा और ईस्टर्न इंडिया तक फैल गए। देखिए क्या विचार था, कैसे कैसे उनका विस्तार होता गया, कैसे उनका विस्तार हो रहा है। मैंने क्या बताया कि जब ऋग्वेदिक पीरियड में आर्या का जो विस्तार रहा वो पंजाब, और देखिए अब मानचित्र में देख सकते हैं कि वो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक था। लेटर वैदिक पीरियड तक वो धीरे धीरे गंगा, यमुना, डोबा और ईस्टर्न इंडिया तक फैल गए। ये उनका विस्तार रहा। सो हम कह सकते हैं कि आर्या का ग्रेजुअल एक्सपेंशन हुआ पंजाब से लेकर गंगा वैली तक। बात समझ में आया? कहां से? पंजाब से लेकर गंगा वैली तक इनका एक्सपेंशन हुआ, इनका विस्तार हुआ। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष हम लोगों ने क्या निकाला? हमने सीखा कि वैदिक काल का समय निर्धारण क्या था, स्रोत क्या क्या थे, आर्यों का आगमन और विस्तार कैसे हुआ। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना चर्चा किए। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, अध्याय 2 वैदिक गुरुकुल अध्याय 2 में लेके आएंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए, पढ़िए, और जो टॉपिक इसमें से अच्छा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।